हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, in this particular video I am going to discuss the topic about Governor General of India and its part 3. Already we have discussed part 2. Part 1 you will find on blackboard, जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा हुआ है। पार्ट 2 में हमने बात की थी बंगाल के गवर्नर जनरल्स और भारत के गवर्नर जनरल्स की। अब हम पार्ट 3 में बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट यहाँ पर एक डिफरेंस आ चुका है। 1857 की क्रांति हो जाती है और 1857 की क्रांति के बाद जो भारत के गवर्नर जनरल की पोस्ट थी वो वायसराय की पोस्ट में चेंज हो चुकी थी। तो भारत का पहला वायसराय कहो या फिर भी बहुत सारे लोग इसको गवर्नर जनरल ही बोलते थे। तो गाइस, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? अब जो ये गवर्नर जनरल हैं ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में नहीं थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। अब ये भारत के द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। भारत इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल थे। तो ध्यान रखो, कई बच्चे इनको गवर्नर जनरल बोलते हैं, तो डिफरेंस क्या आ जाता है? पहले वाले तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल थे और ये इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत गवर्नर जनरल थे। आप इनको गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं और वायसराय भी कह सकते हैं। अब लॉर्ड कैनिंग है वेरी फर्स्ट। तो लॉर्ड कैनिंग कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि जिस पोस्ट का जो अंतिम होगा, मैं यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती उस चीज़ को बहुत बार रिपीट करके, बट गाइस पार्ट 1 जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर जनरल जिस पोस्ट का जो अंतिम है, मैंने आपको बताया था उसी पोस्ट का वो पहला होगा। तो कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो लॉर्ड कैनिंग होगा, और ब्रिटिश सम्राट या रानी के अधीन पहला वॉयसराय पूछे तो भी आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये क्वेश्चन याद रख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय भारत का वॉयसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था इस टाइम में। इंडियन हाई कोर्ट, तो इंडियन जो हाई कोर्ट एक्ट है वो इसी टाइम में पारित हुआ था। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत क्या हुआ था? बेसिकली बम्बई, कोलकाता और मद्रास में हाई कोर्ट्स बन गए थे। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, तो ध्यान रखना, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसके टाइम जो है पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम। लॉर्ड कैनिंग ने जो व्यक्तिगत सिद्धांत, जो लैप्स की नीति थी, जो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, जो पार्ट 2 में हमने किया था, सतारा जो है पहला राज्य था, तो लैप्स की नीति को ख़त्म करने वाले भी कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग। 1861 में पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन्स, तो पोर्टफोलियो प्रणाली को भी शुरू करने वाले कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग में एक क्वेश्चन याद रखना, इनके समय में नील का विद्रोह हुआ था। जो नील आंदोलन नहीं चला था, 3 खटिया व्यवस्था जिसको कहा था, जिसके खिलाफ वो चंपारण विद्रोह वगैरह हुए थे, सॉरी वो बाद में हुए थे। तो नील की खेती वाला जो विद्रोह हुआ था, नील ना उगाने पर जो इंडिगो रिवोल्यूशन था, वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू ऑल नो वेल, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कि विधवाओं को दोबारा शादी करने की परमिशन है, तो ये बात लॉर्ड कैनिंग ने बोली थी। और भारतीय पूछा जाए तो भारतीय नाम होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। भारतीय नाम पूछे ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो लॉर्ड कैनिंग के बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, सिंपल याद रखना, अंतिम गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वायसराय पहला था, इनके समय में सैनिक विद्रोह हुआ था, कोलकाता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय बने थे, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था, और भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था, विधवा पुनर्विवाह एक्ट, लैप्स की नीति को इसने ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद लॉर्ड एलिगन आते हैं, सर जॉन लॉरेंस आते हैं, देखो बीच में बहुत सारे आते हैं, लॉर्ड मेव आते हैं, लॉर्ड मेर्थबुक आते हैं, लेकिन ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ बीच में ना गाइज एक आएगा लॉर्ड मेव। लॉर्ड मेव का एक पॉइंट याद रख लेना, लॉर्ड मेव एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिनकी उनके ऑफिस में ही हत्या हो गई थी। कहने का मतलब काम के दौरान हत्या हुई थी लॉर्ड मेव। लॉर्ड मेव से जुड़े 2 पॉइंट याद करना। लॉर्ड मेव, एक तो उनके ऑफिस में हत्या हो गई थी, एक लॉर्ड मेव के समय, इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड जो मेव के समय जनसंख्या का जो प्रैक्टिकल करके देखा था ना, पहली प्रायोगिक जो जनगणना बोलते हैं 1872 में, 1872 में पहली प्रायोगिक, वैसे तो सबको पता 1881 में लॉर्ड रिपन के समय जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन जब पूछा जाए ना पहली अस्थायी जनगणना, अस्थायी या प्रायोगिक जनगणना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड मेव के शुरू में हुई थी। कब हुई थी? 1872 के अंदर हुई थी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और एक अफगानी ने चाकू मारकर लॉर्ड मेव की हत्या कर दी गई थी। तो मीन्स बीच में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूँ तो बहुत सारे गवर्नर जनरल हो जाते हैं, लॉर्ड नॉर्थबुक हो जाता है,
बट यू जस्ट रिमेंबर द मेन। अब है लॉर्ड लिटन। लिटन काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं। लॉर्ड लिटन को ओविड मेरेडिथ, ये मतलब एक उपन्यासकार, निबंध, मतलब एक राइटर भी थे, ठीक है ना। ओविड मेरेडिथ के नाम से लिखते थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पास आ चुका है कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जो एक साहित्यकार, उपन्यासकार और लेखक भी थे। तो गाइज वो कौन थे? लॉर्ड लिटन। और इसके समय में एक बहुत भयंकर मतलब अकाल भी पड़ा था। ऐसे कहते हैं लगभग 50 लाख लोग जो है भूख के मारे गए थे। तो ये भी इसका याद रख लेना। इसके समय में इन्होंने सिविल सर्विसेज की एज को हटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, सिविल सर्विसेज की पहले एज 21 वर्ष थी और इन्होंने घटा के क्या कर दिया गया था भाई? 19 वर्ष कर दिया गया था। और ये मैक्सिमम एज लिमिट है, कहीं सोचो मिनिमम, मैक्सिमम जो है एज लिमिट थी। तो ये इन्होंने 19 वर्ष जो है कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी समझ लो ना, ताकि भारतीय फॉर्म्स ना भर सकें। अंग्रेज इस एज में अपना कुछ डिग्री विग्री ले लेते थे, फॉर्म भर पाते थे, लेकिन इंडियंस जो है इस एज में फॉर्म नहीं भर पाते थे। इनके समय में ही सबसे पहला दिल्ली दरबार, तो सबसे पहला जो दिल्ली दरबार लगा था 1 जनवरी 1877 में महारानी विक्टोरिया जो है आई थी, मतलब केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। तो सबसे पहला दिल्ली दरबार भी किसके समय में लगा था गाइड? लॉर्ड लिटन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। और इनके समय में ही इंडियन, एक सेकेंड, अगले पेज पे होंगे इसके क्वेश्चंस, वेट। इनके समय में एक एक्ट पारित हुआ था जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। काफ़ी बार आता है ये भी। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था वो भी किसके समय में हुआ था? ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ था वो भी इनके समय में ही पारित हुआ था। इसके अंदर सेम था कि जो समाचार पत्र थे उन पर जो है इसने प्रतिबंध लगाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था कि जो भारतीय समाचार पत्र थे वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते थे। तो मतलब इन्होंने समाचार पत्र पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि समाचार पत्र पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड लिटन ने लगाया था। और उस एक्ट का क्या नाम था भाई? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इंडियन आर्म्स एक्ट भी पारित किया था। इंडियन आर्म्स एक्ट क्या था भाई? बिना लाइसेंस के कोई भी अपने पास हथियार नहीं रख सकता। तो ये भी 1878 में किया था इन्होंने ही, लॉर्ड लिटन ने ही पारित किया था। तो मीन्स लिटन के लिए बेसिकली आप देखो तो ये नेगेटिव थे, मतलब भारतीयों के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सिंपल याद रखना कि इनके समय में दिल्ली दरबार लगा था पहला। महारानी विक्टोरिया आई थी, केसर हिंद की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया था। और प्रसिद्ध उपन्यासकार भी थे ये। इनके समय में एक भीषण अकाल पड़ा था। शस्त्र अधिनियम एक्ट पारित किया था। सिविल सर्विसेज की एज घटा दी गई थी। और अलीगढ़ में एक जो इसने एंग्लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी, ठीक है, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय वगैरह बोलते हैं इस टाइप से। तो ये था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के बाद जो आता है इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियंस, दैट इज़ लॉर्ड रिपन था भाई। वो रिटन था और ये क्या है? रिपन। अब लॉर्ड रिपन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इन्होंने इंडियंस के लिए अच्छा किया था, इंडियंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स रखे थे। तो इनको सज्जन रिपन भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि भारतीयों के लिए अच्छे थे। तो इनको सज्जन रिपन भी भारतीयों ने नाम दिया था। इल्बर्ट विधेयक इसी काल में हुआ था। इल्बर्ट विधेयक इस टाइप का था कि जो अंग्रेज़ी मुकदमे लड़ने के लिए भारतीय जजेस नहीं थे, तो भारतीय जजेस इसने कहा था भाई भारतीयों का मुकदमा भारतीय जज लड़ सकते हैं। तो इल्बर्ट विधेयक का अंग्रेज़ों ने काफ़ी यूँ कहा था यार तू सही नहीं कर रहा, मतलब इसलिए इसको भारतीयों के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि भारतीयों के लिए काम किया। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था, जो प्रेस पर लगा गया था प्रतिबंध कि भाई प्रेस नहीं लिखेगी भारत के बारे में, तो इसने मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रेस कुछ भी नहीं लिख सकती, तो ये एक्ट भी इसने हटा दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कारखाना अधिनियम लागू किया था ताकि भाई भारतीयों को जो काम वाम मिल सके। सबसे पहली नियमित जनसंख्या, याद रखना सबसे पहली जनसंख्या पूछे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहली जनसंख्या थी। बट नियमित जनसंख्या 1881 में लॉर्ड 1881 में लॉर्ड रिपन ने जो है स्टार्ट करवाई थी। स्थानीय स्वशासन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने स्थानीय स्वशासन लागू किया था। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है कि जो इंडियंस हैं वो अपने लिए ही काम करें, मतलब अपनी अकॉर्डिंग जो है काम करें। तो स्थानीय स्वशासन भी इनके समय में ही लागू हुआ था। हंटर आयोग का गठन किया था। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत काम किए थे हंटर आयोग ने। तो रिपन क्या आप इंपॉर्टेंट क्या याद रखेंगे भाई? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया, स्थानीय स्वशासन को शुरू किया, नियमित जनगणना शुरू की,
कारखाना अधिनियम चलाया, इल्बर्ट विधेयक चलाया, और इल्बर्ट विधेयक को अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह किया था इसके खिलाफ, ठीक है ना। सज्जन रिपन कहा जाता है इसको, भारत का उद्धारक भी कहा जाता है, और इसी के समय कहते हैं भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन आया किस गवर्नर जनरल के इसमें स्वर्ण युग का आरंभ हुआ था, क्योंकि इसने भारतीयों के लिए अच्छा किया था, तो इसीलिए वो कौन हो जाता है भाई, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस इसके समय यही पॉइंट याद रखना, 28 दिसंबर 1885 एवरीबडी नोज A.O. हयूम के कहने पर, लॉर्ड डफरिन के कहने पर A.O. हयूम ने क्या की थी भाई, कांग्रेस की स्थापना। तो इसके समय में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी, पूछ लिया जाए। लॉर्ड डफरिन के कहने पर A.O. हयूम ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की जो है स्थापना की थी, कहाँ पर भाई, मुंबई में, ठीक है। आफ्टर डैट जो गवर्नर जनरल आते हैं वो हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भी इम्पॉर्टेंट ही कहेंगे हमें, आप इम्पॉर्टेंट कह सकते हो। लॉर्ड कर्जन के समय सबसे पहले तो 1905 का टाइम देख के आपको लग ही रहा होगा, बंगाल विभाजन हुआ था भाई लॉर्ड कर्जन के समय में ही, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में सिंचाई, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो ये भूमि के लिए जो डिपार्टमेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, जैसे पुरातत्व विभाग, ये पुरानी चीज़ों को स्टोर करने वाले, हाँ, ये प्राचीन स्मारक अधिनियम मतलब पुरातत्व विभाग इसी के समय में जो है शुरू हुए थे, ठीक है। इसके समय में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट आयोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। बंगाल विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन है, बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं है इसके। कागज़ के नोटों का प्रचलन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना भाई, कागज़ के नोटों का प्रचलन किसके समय में हुआ था, तो कागज़ के नोटों का प्रचलन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसका भाई, कागज़ के नोटों का प्रचलन, ठीक है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट रूप से आ जाते हैं डेट इज़ लॉर्ड मिंटो। अब मिंटो कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लॉर्ड हार्डिंग आ जाते हैं, लॉर्ड मिंटो आ जाते हैं। तो मिंटो के समय सिर्फ ये पॉइंट याद रखना, मुस्लिम लीग वाला, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो के समय क्या होता भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग और एक सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का पहला विभाजन है। कांग्रेस में नरम दल गरम दल दो नेता थे, तो गरम दल कांग्रेस छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो इसको ये सूरत में हुआ था, इसीलिए इसको सूरत अधिवेशन का नाम दे दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, सूरत अधिवेशन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। और आगा खां और सलीमुल्लाह ने ढाका में क्या किया था भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये भी ध्यान रखना, आगा खां और सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ढाका में। तो ये भी लॉर्ड मिंटो के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट रूप से जो है पॉइंट माना जाता है, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो वो भी हुआ था भाई, मार्ले मिंटो सुधार, जो इंडियन के लिए सुधार किए गए थे बजट और सांप्रदायिकता वगैरह में, ठीक है। फिर लॉर्ड होर्डिंग आता है। होर्डिंग का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, होर्डिंग बम कांड। जब आपको पता है राजधानी दिल्ली से, कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई थी, ध्यान रखना भाई, घोषणा की गई थी 1911 में, राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र हो, घोषणा हुई थी 1911 में, लेकिन राजधानी दिल्ली बनी थी 1912 में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो जब ये लंबा जुलूस निकाला था लॉर्ड होर्डिंग, तो रास बिहारी बोस ने इनकी जो बग्गी है उस पर बम फेंक दिया था, और फॉर्चुनेटली ये बच गए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको, बस इसका बम कांड वाला ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, बाकी इसका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। और इसके समय भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है शुरू हुआ था किसके समय में, लॉर्ड होर्डिंग। आपको पता है, वैसे बेसिकली आप ऊपर टाइम देख लीजिए, उस टाइम में देख लो इतिहास में कौन कौन सी घटना हुई थी, तो वो ही सीधी सीधी घटना किसकी बन जाती हैं भाई, उस गवर्नर जनरल की, वो सीधी सीधी घटनाएं बन जाती हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय एक रोलेक्ट एक्ट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। रोलेक्ट एक्ट आपको पता है बिना शक के बिना पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, डेट इज़ रोलेक्ट एक्ट में 1919 में। तो रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दो इंपॉर्टेंट इवेंट है कि किसके समय में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लखनऊ अधिवेशन हुआ था भाई, लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, समझौता हो गया था, मतलब जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस और ये अलग अलग हो गए थे, तो लखनऊ अधिवेशन में ये एक हो गए थे। तो तीन ही पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, लखनऊ अधिवेशन, रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला, तो पॉइंट आपको मेजर रूप से याद करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल आ जाते हैं, लॉर्ड रीडिंग कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें गांधी जी का असहयोग आंदोलन इनके टाइम में था। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस गवर्नर जनरल के समय था, तो बस ये याद करना, लॉर्ड रीडिंग, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गांधी जी का गवर्नर जनरल वाला जो असहयोग आंदोलन था वो किस गवर्नर जनरल के समय था, लॉर्ड रीडिंग। और इसके समय में क्या हुआ था भाई, स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई
थी चित्र CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना भी लॉर्ड रीडिंग के समय में ही की थी। बाकी खास नहीं है, कोकरी ट्रेन कांड वाला याद करो तो कर लेना। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन जो है भारत आया था। साइमन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह जिसके खिलाफ आपको पता है लाला लाजपत राय, सारे भारत ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और लाला लाजपत राय की तो इवन लाठी चार्ज में मृत्यु भी हो गई थी। तो साइमन कमीशन का आगमन पूछे भी किसके समय में हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय में। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। वाई इट्स अधिवेशन इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि पूर्ण स्वराज का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था जो रावी नदी के किनारे हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत एग्जाम्स में पूछा आता है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, लाहौर अधिवेशन किस समय में हुआ? लॉर्ड इरविन। लाहौर अधिवेशन का कब हुआ? 1929। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी। क्यों इंपॉर्टेंट है? पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन है इसके बाद। लॉर्ड वेलिंगटन कुछ भी मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ख़ास रूप से इम्पोर्टेंट है, तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई लॉर्ड वेलिंगटन, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो खास है वो आपको याद कर लेना है। इसका एक ही क्वेश्चन खास है और एक ही क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज़ लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो इसके समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, एवरीबडी नोज अबाउट इस टाइम में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में रिपीटेड है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर आएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, आंसर क्या आएगा? लॉर्ड लिनलिथगो इज़ अ गवर्नर जनरल ऑफ दैट टाइम, जब इंडियन जो क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी इसी के समय में जो संस्था की थी। और एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट याद रख लेना, पाकिस्तान की पहली बार मांग, ठीक है, कराची अधिवेशन में जो आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की पहली बार मांग की गई थी लॉर्ड लिनलिथगो के समय। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, लॉर्ड लिनलिथगो के समय क्या क्या हुआ था भाई? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, पाकिस्तान की मांग की गई थी, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इस समय अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, आपको पता कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बातें चलने लगी थी। और इसी समय पहली बार चुनाव भी करवाए गए थे, थोड़े बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुए थे, 1952 में ही हुए थे आम चुनाव, बट यहाँ पर एफर्ट किए गए थे चुनाव वगैरह करवाने के। ठीक है, तो यही है लॉर्ड लिनलिथगो से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट एंड द लास्ट 2 and 3 गवर्नर जनरल्स जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं। लॉर्ड विविल। लॉर्ड विविल के समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था भाई, कैबिनेट योजना जिससे संविधान बना था, ठीक है ना, तो संविधान जो बना था कैबिनेट मिशन योजना से ही बना था। तो लॉर्ड विविल का यही याद रख लेना। और इसी के समय में ही भारत को जो आज़ाद करने की घोषणा भी हुई थी, किसके समय? लॉर्ड विविल के समय भारत को आज़ाद करने की घोषणा भी कर दी गई थी। अब है अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम गवर्नर जनरल कौन है गाइस? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इसी के समय ही आपको पता भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। तो क्वेश्चन आता भारत विभाजन, रेड क्लिफ, ये भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है रेड क्लिफ है उसका नाम। तो क्वेश्चन आता भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो हम कहते हैं माउंटबेटन योजना के तहत। और भारत स्वतंत्र हो गया था और भारत को स्वतंत्र करने की योजना बनाई गई थी लॉर्ड विविल के टाइम, बट स्वतंत्र हुआ था माउंटबेटन के टाइम। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब ये स्वतंत्र हो जाता है भारत, तो भारत का एक भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी चक्रवर्ती, राज, सी का मतलब चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो पूछता है ना स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और बच्चे आंसर कर देते हैं सी राजगोपालाचार्य। तो ध्यान से सुनो भाई, भारत आज़ाद होते ही थोड़ी ना इसको कुर्सी से फेंक दिया, थोड़े दिन तो रखा है ना, फिर सी राजगोपालाचार्य आए हैं, तो भारत स्वतंत्र भी हो गया। तो गवर्नर जनरल कौन रहे? माउंटबेटन ही तो रहे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन ही रहेगा। लेकिन पूछ ले स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय वर्ड आए तो आपका आंसर रहेगा सी राजगोपालाचारी।
पूछ ले परतंत्र, परतंत्र मतलब जो गुलाम भारत के गवर्नर जनरल थे अंतिम, तो कौन थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। अंतिम भारतीय पूछे, अंतिम भारतीय, तो अंतिम भारतीय भी कौन होगा भाई? सी राजगोपालाचारी। वाई अंतिम भारतीय? क्यों? क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म हो गई थी और संविधान योजनाएं चल रही थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारा पहला राष्ट्रपति जो है चुन लिया गया था और ये पोस्ट जो है ख़त्म हो गई थी। तो आई होप गाइज मैंने 3 पार्ट्स में जो है वीडियो बनाई है गवर्नर जनरल से रिलेटेड। पार्ट 1 यू विल फाइंड ऑन ब्लैक बोर्ड जिसमें बेस है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। होप गाइज यू लाइक द सीरीज ऑफ दिस गवर्नर जनरल कॉन्सेप्ट। ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैंने हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया। होप यू लाइक, एंड इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक। पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। टीचिंग एग्जाम्स के लिए और HSSC एग्जाम्स के लिए वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और गाइज थोड़ी सी आपकी बस शेयरिंग मेरे लिए मैटर करती है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कर दिया करो, कमेंट जरूर किया करो। आपके कमेंट मुझे रीइंफोर्स करते हैं नई वीडियोस बनाने के लिए। आप कमेंट नहीं करते तो मैं नीचे जाके स्क्रॉल करती हूँ, मुझे कमेंट नहीं दिखते तो मेरा मन उदास हो जाता है और नई वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।